नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में हिमालय की बेटियों के बारे में पढ़ा था। हिमालय पर्वत के विषय में जाना था कि किस प्रकार हमारा हिमालय उत्तर दिशा में हमारी रक्षा के लिए खड़ा है, वहीं उसकी बेटियां हमारे मैदानी भागों को हरा भरा करती हुई, शस्य श्यामला बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। उनकी अटखेलियाँ, उनका फैलाव, उनका बचपन, इन सभी बातों के साथ आगे बढ़ते हुए हमने पिछली कक्षा में हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों के बारे में जाना था, जिनके नाम थे रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल, कपिशा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। और इन सभी को लेखक ने हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां कहा था। लेकिन उत्तर में हिमालय पर्वत से निकलने वाली ये नदियाँ, जो बिल्कुल एक पतली धारा के रूप में वहाँ से निकलती हैं, मैदानों में पहुंचकर इतनी विशाल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं कि आश्चर्य होता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में ही प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को अपनाने का, उनके हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। और यहीं मैंने आप सभी को समझाया था कि समुद्र को लेखक नागार्जुन हिमालय पर्वत के दामाद के रूप में हमसे मिलवाते हैं और इन नदियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा है, मैदानों में कलकल करती बहती हुई इन सभी नदियों को जिसने देखा है, उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अर्थात जब हिमालय की गोद से ये निकलती हैं तो इनका स्वरूप कैसा होता है। माँ बाप को गोद में, अपने माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती। यहाँ पर लेखक नागार्जुन ने कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। यहाँ पर कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम नामक पुस्तक का जिक्र किया है, जिसमें मेघों को दूत बनाकर विरही यक्ष ने कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक ही याद आ गई। यहाँ मुझे से तात्पर्य लेखक स्वयं से करते हैं, अपने विषय में बात करते हैं कि मुझे अचानक से याद आने पर इस बात को
मैंने सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का यह सचेतन रूपक पसंद था। महाकवि कालिदास की बात यहाँ हो रही है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगन के मैदानों में जुदा जुदा मतलब अलग अलग शक्ल में देखता है, वह इसी नतीजे पर पहुंचता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस भी व्यक्ति ने हिमालय पर्वत की गोद में खेलती इन नदियों को देखा है, फिर मैदानों में उसके विशाल स्वरूप को अनुभव किया है और अंत में समुद्र में मिलते हुए देखा है, वह समझ सकता है और शायद यही कारण है कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेकर द्वारा नदियों को लोक माता कहा गया, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या अर्थ है। अर्थात हम सभी इन नदियों को लोक माता कहते हैं। काका कालेकर ने अपनी कृतियों में विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है और उसका कारण यह है कि नदियाँ अपने जल से इस धरा को सिंचित करते हुए हम सभी के पालन पोषण का जो दायित्व निभाती हैं, जो कर्तव्य पूर्ण करती हैं, वह इन्हें लोक माता का दर्जा देता है। लेकिन यहाँ नागार्जुन कहता है कि इन नदियों को हम माता मानते हैं, माता मानते रहें, लेकिन अगर इनका बेटियों वाला स्वरूप देखें तो हमें एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति होगी। और थोड़ा आगे चलें और इन्हीं में से हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अर्थात विभिन्न कवि, विभिन्न लेखक इन्हें अलग अलग रूपों में देखते आए हैं, इनका वर्णन करते आए हैं, इन्हें समझते आए हैं। कोई इन्हें माँ के रूप में देखता है, तो कोई बहन के रूप में, तो कोई बेटी के रूप में। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलेंग, जो तिब्बत में एक जगह का नाम है, की बात है कि जब मेरा मन उचट गया था, मन उचटना मतलब मन ना लगना, और तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो सतलुज के किनारे में जाकर बैठ गया। अपना अनुभव साझा करते हैं नागार्जुन जी। और दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने जो असर डाला और तन मन ताज़ा हो गया, तो मैं भी गुनगुनाने लगा था उन्हीं पंक्तियों से जिनकी पंक्तियों की शुरुआत हमने आज पिछली कक्षा में इस पाठ के माध्यम से की थी कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अर्थात यहाँ पर लेखक ने सतलुज को बहन माना, बहन के रूप में प्रस्तुत किया कि इतना शांत और अच्छा अनुभव उन्हें नदी के पास बैठकर हुआ कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। अब हिमालय जो है वो अपनी बेटियों के लिए चिंतित है लेकिन चुप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, नटी होता है जो ये अभिनय करने वाले लोग होते हैं, इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर प्रकृति को नटी कहा गया है कि प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप
हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और इस प्रकार नागार्जुन जी ने हिमालय की इन बेटियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और साथ ही हिमालय की महानता और समुद्र को उनका दामाद होने का गौरव प्रदान किया है। इस पाठ का हम पुनः स्वयं भी पठन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।